नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर। शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की रफ्तार को दुगनी करने के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी को भी कम करने का काम करेगा। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके जिस भारत का हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा है कि 2025 तक बनकर तैयार होने वाला यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे होगा। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को बहुत जल्द देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इससे राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार की नई राह खुल गई। वहीं इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी और ये गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। हालांकि इसका लाभ एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलने वाला है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, इसीलिए इन इलाकों के किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के किन किन जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। यूपी सरकार का यह दावा है कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे होने के साथ साथ पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी को कम करने का काम करेगा। आखिर क्यों यूपी सरकार इस एक्सप्रेसवे को सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाने का दावा कर रही है, आइए आपको बताते हैं। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 36,200 करोड़ रुपए की है। इस एक्सप्रेसवे में 6 से 8 लेन होंगे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर की होगी। इस एक्सप्रेसवे में 7 ओवरब्रिज बनेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 17 इंटरचेंज रोड भी होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 140 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 50 अंडरपास भी बनाए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी।
गंगा एक्सप्रेसवे पर आपातकाल में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी बनेगी। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही एक औद्योगिक कॉरिडोर भी बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जब भूमि खरीदी जा रही थी, उस समय पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर चल रही थी। इसके बावजूद महज एक साल में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 83,000 किसानों से 94% भूमि खरीदी गई है। वहीं एक्सप्रेसवे बनने से एनसीआर तक भी लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी और इलाके की भीतरी स्टेशनों और बस डिपो से कनेक्टिविटी सुधरेगी। माना जा रहा है कि 2025 तक इस परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज तड़के आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापे मारे। मऊ से लेकर मैनपुरी तक जिन नेताओं के यहां छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी हैं। आज सुबह सुबह आयकर विभाग की एक टीम मऊ स्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के घर पहुंची। 2 घंटे तक उनके घर पर कार्रवाई हुई। लखनऊ में भी इनकम टैक्स की टीम ने समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता जैनेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की। जैनेंद्र यादव भी अखिलेश यादव के करीबी हैं। पिछली बार जब अखिलेश सूबे के मुख्यमंत्री थे तब जैनेंद्र उनके ओएसडी थे। राजीव राय और जैनेंद्र यादव के अलावा अखिलेश यादव के एक और करीबी मनोज यादव के आवास पर भी इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी। मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के मालिक हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी हैं। वहीं अपने करीबियों पर हुई इनकम टैक्स की रेड पर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए यूपी में आएंगी। क्या कुछ कहा बीजेपी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। तो एक तरफ जहां देश में चुनावी माहौल पूरी तरीके से नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपने पिटारे से फिर एक नई मिसाइल निकाली है और उसका सफल प्रशिक्षण किया है। इसी कड़ी में आज सुबह करीब 11:15 पर अग्नि प्राइम मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है। अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक हवाई में दागे गए इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाबी प्राप्त की। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की नई जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है और यह मिसाइल न्यूक्लियर बम को भी ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल पर नजर रखने के लिए समुद्री तट पर टेलीमेट्री और रडार स्टेशन लगाए गए थे। परीक्षण में यह पाया गया कि यह मिसाइल उच्च स्तर की सटीकता के साथ सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम रहा और अग्नि मिसाइलों की तुलना में अग्नि प्राइम हल्की है। अग्नि 1 मिसाइल सिंगल स्टेज वाली मिसाइल है, लेकिन अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली मिसाइल है। अग्नि प्राइम का यह वजन इसके पिछले वर्जन से हल्का है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इसका वजन हल्का है।
तो एक तरफ जहां अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को कामयाबी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना ने अपने दमखम को विश्व के सामने रखा। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भी मौजूद थे। साथ ही इस परेड में वायुसेना के जवानों ने परेड करते हुए एयर चीफ मार्शल को सलामी दी। तेलंगाना के डुंडली में वायुसेना अकादमी में यह कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की गई। इस दौरान एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने इस ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद किया। चौधरी ने कहा कि वो जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 सैनिकों के निधन से दुखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे की निष्पक्ष जांच जारी है और जल्द ही गलतियों का पता चल जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। गुरनाम चढ़ूनी ने संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि देश में पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन आज देश में बदलाव की जरूरत है। इन पार्टियों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है। राजनीति में बदलाव लाने के लिए, राजनीति को शुद्ध करने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष पार्टी का मकसद पैसे वाले लोगों को राजनीति से बाहर करना है। पंजाब में चुनाव लड़ने की घोषणा के तहत गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा कि हरियाणा छोड़कर अब वो पंजाब नहीं भागेंगे। इसके अलावा वो मिशन पंजाब के तहत पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। हरियाणा से संबंध होने के सवाल पर वो कह चुके हैं कि ना पैराशूट नहीं होगा और उनकी जो पुस्तैनी गांव है वो पंजाब में ही है, इसीलिए यहां वो चुनाव बेशक खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन देश के किसानों को और खासकर पंजाब के किसानों को चुनाव लड़वाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार की राजधानी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोबारा काम करने की इच्छा जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यदि मौका आया और हालात बने तो वो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बजाय नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर काम करना चाहेंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तुलना में नीतीश कुमार को बहुत बेहतर सीएम बताया। गौरतलब है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू आरजेडी साथ मिलकर बतौर महागठबंधन के तौर पर लड़े थे, तब प्रशांत किशोर ही नीतीश कुमार के सलाहकार थे और उन्होंने महागठबंधन को जिताने में अहम योगदान निभाया था। वहीं प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चल सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसा करना चाहेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करे, भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर दें। इससे पहले प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई भी नेता नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर का यह अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश अजब है और यहां के किस्से भी कुछ गजब हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी वो सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखते हैं तो कभी सार्वजनिक टॉयलेट की सफाई करते। ऐसे में एक बार फिर वो अपने अनोखे अंदाज में नजर आए। इस दौरान वो ग्वालियर के शासकीय कन्या विद्यालय हजीरा पहुंचे, जहां गंदगी का अंबार देखकर मंत्री जी गुस्सा हो गए। इस बीच उन्होंने पहले तो स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई, फिर ग्वालियर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और डीईओ को कॉल कर उनकी क्लास लगा दी। इसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर ने खुद सफाई का जिम्मा संभाला। उन्होंने खुद ब्रश और पानी लिया और स्कूल टॉयलेट को साफ करने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही ओमिक्रॉन के एक साथ 10 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।
ओमिक्रॉन देश के अब तक 11 राज्यों में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज सामने आए हैं। देश भर में कुल मरीजों की संख्या 113 है। ओमिक्रॉन के उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दंपत्ति की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र, राजस्थान से जुड़ी हुई है। दोनों इन राज्यों में कई शहरों में घूमने के बाद गाजियाबाद आए थे। वहीं राजस्थान में 17 लोग कोरोना संक्रमित हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि देश के किन राज्यों में कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं ओमिक्रॉन के वेरिएंट से। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 32, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में भी 8, केरल में 5, गुजरात में 5, आंध्र प्रदेश में 1 मरीज, तमिलनाडु में 1 मरीज, चंडीगढ़ में 1 मरीज और पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। तो लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों से इस बात को लेकर हम भी अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की लापरवाही इस वक्त जो है वो जानलेवा हो सकती है और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, हाथ सैनिटाइज करना हो, मास्क पहनना हो या फिर 2 गज की दूरी बनाने जैसे नियम हो, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है विश्व के अन्य देशों में। हालांकि भारत में इसके संक्रमण की रफ्तार क्या है, इसको लेकर अभी रिसर्च जारी है, क्योंकि अभी भारत में प्रारंभिक रूप से ही मामले सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक स्कूल में कोरोना का हॉटस्पॉट सामने निकल कर आया है। यहां एक साथ 16 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह मामला नवी मुंबई के घनसौली स्कूल का है। सभी संक्रमित बच्चों को स्थानीय कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद स्कूल खोला गया था। स्कूल में 50% से ज्यादा बच्चे आ रहे थे। इसी दौरान 16 बच्चों में बुखार, खांसी समेत कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। जांच कराने पर 16 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन से लेकर बच्चों के परिवारों तक हड़कंप मच गया। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो संक्रमित छात्रों में से एक छात्र के पिता 9 दिसंबर को कतर से नवी मुंबई लौटे थे, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर ओमिक्रॉन के वेरिएंट के मामले देश में 100 को पार कर चुके हैं, तो वहीं स्कूलों को भी खोलने का जो निर्णय है उसको लेकर एक बार फिर से तमाम राज्य सरकारों को सोचने की जरूरत है। दिल्ली में भी जो तमाम स्कूल्स हैं वो आज से खुले हैं। वहीं मुंबई में 2 दिन पहले तमाम स्कूलों को खोला गया है और स्कूलों के खुलने के बाद जिस तरीके से संक्रमण का ये मामला निकल कर सामने आया है, इसके बाद निश्चित तौर पर एक बार फिर से कोरोना के बीच स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, इसकी बहस फिर से शुरू हो गई है। करते हैं अगली खबर का। भारत में जोरदार ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों का तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 23 से 25 दिसंबर तक भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। श्रीनगर में फिलहाल न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील भी जो है वो पूरी तरीके से जम चुकी है और इसके अलावा जो तमाम श्रीनगर के इलाके हैं उनमें तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान में गिरावट आ रही है। दिल्ली में 18 से 22 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी पारा गिरा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में बीते कुछ दिनों में सुबह और शाम के समय तापमान सामान्य से बहुत नीचे पहुंचने के कारण ठंड अपने पैर पसार रहा है। क्रिसमस से पहले राजधानी में शीतलहर की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान में मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 दिसंबर तक शीतलहर से अति शीतलहर का अलर्ट जारी कर रखा है।
अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा हो सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाला पड़ने की भी संभावना है। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान में भीषण गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह दिल्ली की शुरुआत भी कपकपाने वाली ठंड से हुई और ठंड से बचने को लेकर लोग भी अब अपने अपने इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों को भी एक बार फिर से दिल्ली सरकार जो है दुरुस्त करती हुई नजर आ रही है, जिससे ठंड में लोगों को बाहर सोने की जो समस्या है वो उसका सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में दिल्ली में शीतलहर चल सकती है, इसलिए हम भी सभी से अपील करेंगे कि घर से गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, क्योंकि जो तापमान है वो आने वाले दिनों में और गिरने की आशंका है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में कोरोना संक्रमण की तो हमने बात की, लेकिन अब बात ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार तीसरे दिन भी ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। शुक्रवार को ब्रिटेन में कोरोना के 93,045 नए मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ओमाइक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। 93,045 नए मामले दर्ज होने के बाद ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 11.1 मिलियन तक पहुंच गई है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 111 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 1,47,000 से अधिक हो गई है। स्कॉटलैंड के मंत्री निकोला स्टर्जन ने कहा कि ओमिक्रॉन अब देश का प्रमुख कोरोना वायरस स्ट्रेन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक हफ्ते पहले उन्होंने जिस सुनामी की चेतावनी दी थी, अब उस सुनामी से ब्रिटेन प्रभावित है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द यूरोप में ब्रिटेन में सबसे तेज वैक्सीन रोल आउट हो और ओमिक्रॉन के जो परिणाम है उसको कम से कम किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट एक बहुत गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि लोगों को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर प्रतिबंधों की घोषणा करने का भी दबाव है। तो कोरोना संक्रमण के मामले जो है ब्रिटेन में फिर से उछाल मारते हुए एक तरीके से कोरोना की तीसरी लहर ब्रिटेन में दस्तक दे चुकी है, जिसको लेकर अब दुनिया भर में चिंताएं जाहिर की जा रही है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राष्ट्र के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट गंभीर है, इसीलिए लापरवाही जो है वो नहीं बरती जानी चाहिए। और जिस तरीके से अब हालात ब्रिटेन में नजर आ रहे हैं, शायद क्रिसमस पर ब्रिटेन में जो पाबंदियां हैं उसकी घोषणा कर दी जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। न केवल ब्रिटेन बल्कि दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। सुपर पावर अमेरिका में भी कोरोना के मामलों में बढ़त देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि देश में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इसमें संक्रमण के करीब आधे मामले सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में सामने आए हैं, जहां जांच केंद्रों के बाहर कतारें लंबी हो रही हैं। तो वहीं क्रिसमस पर समारोह का आयोजन करने वाले कई आयोजक अपने सदस्यों के संक्रमित होने के कारण कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। न्यूयॉर्क में बीते 24 घंटे में 21,000 संक्रमण के मामले आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टास्क फोर्स टीम के साथ जो है इस बात को लेकर बैठक की। वहीं जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथनी फॉजी ने भी कहा है कि जो तमाम कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अमेरिका में एक नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और बूस्टर डोज को भी जल्द से जल्द लोगों को लगाना होगा। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।